हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज बारी है चैप्टर नंबर 13 की, और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रहेगा हमारा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वाला, ठीक है। और क्लास 12 फिजिक्स का जितना थ्योरी पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा, है ना। कितना जल्दी कवर हो रहा है। ओके, तो आज न्यूक्लियाई को करेंगे वन शॉट के अंदर ख़त्म, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और बेस्ट वाली आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। जो बच्चे पहली बार देखेंगे इस चैप्टर को, जिन्होंने मतलब कभी भी स्टार्ट नहीं किया, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि 2 या 3 बार देख लेना बेटा, थोड़ी सी हाई स्पीड पे देख लेना, क्योंकि तुम पहली बार देख रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जो बच्चों ने पहले एक या दो बार ये चैप्टर पढ़ रखा, तो वो इजीली एक बार से इस चैप्टर को आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला, चाहे जीरो से हो बच्चा, चाहे वो कुछ पढ़ रखा हो उसने, ठीक है। चले यार, तो वन शॉट के अंदर इसको खत्म करेंगे। इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से वहाँ पे मिल जाएंगे, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हाँ, इससे पहले जितने चैप्टर हैं 1 से लेके 12 तक, सारे के सारे वन शॉट अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों को कोई भी वन शॉट देखना है, किसी भी चैप्टर को करना है, तो आप उस चैप्टर का नाम लिखो। जैसे एटम्स करना है तो पीछे लिख दो सुनील जांगड़ा सर, आपको वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, तो आप सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर देता हूँ। अगर वहाँ पर तुम्हें लगता है कि नहीं सर, वहाँ तो रिप्लाई बहुत देर में मिलता है या मिलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्या कर देना बेटा, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पर भी जो है जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, चलो यार, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के न्यूक्लियाई को वन शॉट के अंदर ख़त्म। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा ही वीडियो है, तो इस चैप्टर को एक ही बार में देख लेना। जो भी बच्चे इसको ट्राई कर रहे हैं देखने की, या जो बच्चे बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, उनको भी यही बोलूँगा कि पार्ट्स में मत देखना, एक ही बार देख लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं न्यूक्लियाई। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना होता है कि न्यूक्लियाई, मतलब पूरे का पूरा इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे होंगे, न्यूक्लियाई को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपोजिशन भी हम मतलब ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो स्मॉलर होता है किसके कंपेरिजन में? रेडियस ऑफ एन एटम। देखो, एटम होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो रेडियस होता है किसका, न्यूक्लियस का, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द एटम। और कितना होता है वो देख लो, 10⁴ टाइम्स। इस तरीके से देखिएगा, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम बाय ए फैक्टर ऑफ 10⁴। मतलब साथ में मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, बट एक फैक्टर तुम्हें बता दिया कि इतने फैक्टर से ये स्मॉल होता है। और जो 99.9% मास ऑफ द एटम जो होता है वो न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेट होता है। मतलब लगभग 100% है, सारे का सारा मास एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कहाँ पर कंसंट्रेट होगा, उसके न्यूक्लियस में होगा, एटम के। तो ये आप लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी अभी। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कि बेटा न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? तो ध्यान से सुनना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियाई हम बोल रहे हैं। ओके, तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ऑफ एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। मतलब उन दोनों को इकट्ठे चीज़ों को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अगर मैं सीधा सीधा से लिखूं तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। हाँ जी, क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। इससे ये भी पता चल रहा है कि प्रोटॉन पे तो चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वैसे ये हम एटम वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इस चैप्टर में तुम्हें ना केमिस्ट्री वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। सारे का सारा पोर्शन आपको केमिस्ट्री में मिला होता है ये पहले से, तो आसान इसलिए भी लगेगा ये। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अगर कोई तुमसे पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो तुमने सीधा सा बोल देना एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? जेड से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। ओके, अच्छा, मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द
एलिमेंट इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, अच्छा अब तुम सोचोगे कि फिर ये और ये में तो फिर सेम बात हो गई है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसमें है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय ए। और इसमें क्या बोला, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, कुछ नोटेशंस है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो आप जेड से लिख सकते हो, अभी हम एटॉमिक नंबर में देख के तो आए हैं, या फिर आप नंबर ऑफ क्या लिख सकते हो। अच्छा, ये बोला गया था कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनको आप जेड लिख रहे हो, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको भी आप जेड बोल सकते हो, कॉमन सी बात है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, उसको हमने किससे शो कर दिया, ए से शो कर दिया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे शो करते हैं बेटा, एन से, जो कि क्या होगा, ए माइनस जेड होगा। कैसे होगा देखो, अगर आप लोगों को लिखना है ए, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसमें न्यूट्रॉन प्लस आप लिखोगे प्रोटॉन, जेड लिखोगे ना, क्योंकि हमने ये जेड बोल दिया इसको। अब अगर मुझे एन चाहिए तो मैं ए माइनस जेड कर लूंगा, और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? येस और नो करते जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ज़्यादा बड़ा वन शॉट नहीं होगा, मैंने पहले बोल दिया आप लोगों को। ठीक है, और ये देखो एक डायग्राम भी बनाया हुआ आप लोगों के लिए, न्यूट्रॉन्स ये शो कर रहा आप लोगों को प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस को बना रहे हैं, और चारों ओर को क्या घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, चारों ओर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास न्यूक्लियर मास क्या होता है। तो न्यूक्लियर मास का मतलब है टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी प्रोटॉन है उन सब का क्या मास, ठीक है, और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन सब का क्या मास, तो उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मास बोला जाता है। टोटल को बोला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, एक तरह से आप लोग क्या कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है किसी भी एक एटम का, जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे शो कर सकते हैं हम, एक्स ए जेड से शो करते हैं। ठीक है, तो जेड आप लोगों को पता ही है कि क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये देखिएगा, और मास नंबर जो है आप लोगों का ए होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ए। ओके, तो इसमें इतनी कुछ घबराने वाली या सोचने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, छोटी छोटी सी यूनिट है। अच्छा, अब बात आ जाती है एटॉमिक मास यूनिट की। किसकी बात आ जाती है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट की बात आती है। अच्छा ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो, जैसे मान लो आपने अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो ले लिया, तो आप बोलोगे कि 2 kg मैंगो दे दो, तो वो क्या कर रहा है, 2000 ग्राम आप लोगों को मैंगो दे रहा है, अगर 2 kg आपने मांगे हैं, यही है ना। तो ये जो ग्राम है ये क्या है, ये मास की यूनिट है। वैसे तो किलोग्राम होती है स्टैंडर्ड यूनिट, तो मैंने ग्राम वैसे बोल दिया है, क्योंकि हम बोल सकते हैं ग्राम में ले सकते हैं भाई, चीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो किलोग्राम जो है वो क्या है, मास की यूनिट एक तरीके से, सिंपल सी बात हुई। यस, अब इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अब अगर हमें मास ऑफ एन एटम जो है अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो वैसे तो देखो बेटा जी, जो मास ऑफ एन एटम होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है कंपेयर टू किलोग्राम। देयरफॉर ए डिफरेंट मास यूनिट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, और इसको किससे शो करते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से शो करते हैं। अब जैसे हमने मास की यूनिट बना रखी है कि भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसी तरीके से हमने एटॉमिक मास यूनिट को कैसे काउंट किया। आप यहाँ पे देखोगे कि हमने क्या लिया, एक मास लिया किसका, ऑफ कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 एटम का मास लिया,
और कार्बन 12 एटम जो है उसके मास का 12वां हिस्सा, उसके मास का 12वां हिस्सा वो कहलाता है क्या? एटॉमिक मास यूनिट। वो कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, जिसको हम AMU भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया हुआ है कि 1 AMU इज क्या? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, नीचे लिखा 12 क्योंकि 12वां हिस्सा हमें चाहिए। तो जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है उसका मास लिखा हमने, वो ऊपर लिखा, नीचे 12 से डिवाइड किया। जब हमने इसको टोटल कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1 AMU की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी कितनी? मैं दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। नियरली बनेगी ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप लोगों को पता ही है कि कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। तो वो मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में वो वाली वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी आफ्टर कैलकुलेशन, तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, सो आई होप कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी आप लोगों को समझ में आ गई है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? कंपोजिशन पढ़ ली, न्यूक्लियॉन्स पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ लिया, नोटेशन पढ़ ली, साथ में हमने न्यूक्लियर मास पढ़ लिया, न्यूक्लियाइड पढ़ लिया, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटम्स। टाइप्स ऑफ एटम, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो एक बार ध्यान से देखो क्या बोला इन्होंने कि भाई आइसोटॉप क्या होते हैं। टॉप, ध्यान से सुनना, टॉप आइसोटॉप आर दोज atoms which have same atomic number but different atomic masses। different atomic masses मतलब अभी हमने क्या लिखा था, देखो नोटेशन कैसे करी थी, AZ से, मतलब X अगर मैं यहाँ पे Z और यहाँ पे A लिखता हूँ। ठीक है, तो Z क्या था? नंबर थे, एटॉमिक नंबर, और वो एटॉमिक मास था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? आइसोटॉप वो होते हैं आर दोज एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जिनका Z सेम होगा, जिनका क्या होगा? Z सेम रहेगा भाई। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, सन से लिख सकते हो। सन मतलब S मतलब सेम और N मतलब नंबर। तो नंबर कौन है भाई? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद कर सकते हो कि आइसोटॉप में क्या होता है? Z सेम रहता है। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, फिर ड्यूट्रॉन है, फिर ट्राइट्रॉन है, इस तरीके से। और इसी तरीके से ये लिथियम के दे रखे हैं न्यूक्लियस, तो इनके क्या है? Z सेम है, और जो ऊपर का पोर्शन है A वो डिफरेंट है, तो इसलिए इनको बोला गया आइसोटॉप। सिमिलरली अगर हम देखें आइसोबार के बारे में, आइसोबार बार, अच्छा इसकी भी जो है हम तरीका देख लेते हैं। आर दोज एटम विच हैव सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब सेम होगा, इनका A सेम होगा और इनका जो Z होगा वो डिफरेंट होगा, Z जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दे रखा आप लोगों को आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, तो इनमें देखो सबका Z अलग अलग है, इसका 18 है, इसका 19, इसका 20। ठीक है, ऊपर के देखो 40 दे रखे हैं, सबके सेम है, तो ये मतलब ये तीनों आइसोबार्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें आइसोटोन्स को, तो आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इनका मतलब न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? A-Z करके, क्या करके? A-Z करके। तो A-Z कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई ये दे रखा आप लोगों के पास क्लोरीन, ऊपर है 14, नीचे 6, तो 14 - 6 इज 8। यहाँ पे नाइट्रोजन 15 - 7 और कितना बना? 8 बना। ऑक्सीजन 16 - 8 तो 8 बना। तो सबके क्या आ रहे हैं? न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन सेम आने की वजह से इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है? आइसोटोन्स है। ये क्या है? आइसोटोन्स है, क्योंकि ये सेम है। अच्छा, अब बारी हुई किसकी भाई? अब बारी आई आइसोमर्स की। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर वो होते हैं, सुनो ध्यान से, आर द न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर एंड द सेम मास नंबर। सुनो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है भाई? एटॉमिक नंबर भी सेम हो, मास नंबर भी सेम हो, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ध्यान से सुनना इस चीज को, 1 मिनट रुकिएगा। हम यहाँ पे चलते हैं। आइसोमर क्या बोल रहे हैं कि सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर मतलब Z, और सेम मास नंबर हो मतलब A,
ठीक है, मास नंबर है ना, देखो ये ए से हम शो कर रहे थे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो इनको क्या बोला जाता है, आइसोमर बोला जाता है। बट एक और अलग चीज इन्होंने बोली, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। मतलब मान लो तीन आप लोगों को न्यूक्लियस दिए हुए हैं, सबके ए और जेड सेम है, आप क्या बोलोगे कि उनको आप बोल दोगे कि ये तो आइसोमर हो गई। ठीक है, बट आइसोमर वो कैसे हैं कि जेड और ए तो अगर सेम है, ठीक है, बट वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में लाई करने चाहिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है आप लोगों को क्या, आइसोमर्स। ठीक है, सो आई होप कि इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बेसिक चीज अभी तक हमने की है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, किसने दी थी। जैसे आप लोगों को एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो एक ट्रिक पता होगी, ईट पर नाच, कुछ ऐसे। ठीक है, ईट पर नाच। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए हम इसको पकड़ेंगे, N फॉर न्यूट्रॉन एंड CH फॉर चैडविक। तो सिंपल सा है कि किसने की थी भाई खोज, 1932 में जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल आर बॉम्बार्ड ऑन ए बेरिलियम न्यूक्लियाई एमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन टेक प्लेस। तो इन्होंने यहाँ पे देखो क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और यहाँ पे एक बेरिलियम का मटेरियल लिया, इससे अल्फा पार्टिकल जब इसके ऊपर गए तो यहाँ से क्या निकल पड़े, न्यूट्रल रेडिएशन निकल पड़े। ठीक है, दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम लाइट न्यूक्लियाई सच एज दोज ऑफ हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। Chadwick assumed that the neutral radiation consists of new type of neutral particle called neutrons। मतलब यहाँ से इन्होंने ये बोल दिया, यहाँ से इन्होंने ये बोल दिया कि, एक मिनट को पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कि जब ये इसके ऊपर रेडिएशन गई तो यहाँ से न्यूट्रल रेडिएशन निकली, न्यूट्रल रेडिएशन निकली। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमने बीच में पैराफिन वैक्स लगा दी, एक मटेरियल और यूज कर लिया, तो उसके बाद वहाँ पे क्या बन रहे हैं, वहाँ पे प्रोटॉन बन रहे हैं, न्यूट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बताया गया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई। तो इसको एक एग्जांपल के हिसाब से, मतलब रिएक्शन के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या है, हीलियम एटम है, ये बेरिलियम है। हीलियम क्यों लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज 2He4, यही होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के साथ हिट हुआ, ये देखो बेरिलियम के साथ हिट हो रहा है, ये दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे न्यूट्रॉन्स। क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स लिखेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स नहीं, मतलब हम ये बोलेंगे न्यूट्रल रेडिएशन निकलेंगे। अब इसके बाद देखो, द न्यूट्रॉन्स इज नॉट ए स्टेबल पार्टिकल, इट्स स्पॉन्टेनियसली डीके एज फॉलो। मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस नहीं, स्टेबल पार्टिकल की तरह हम नहीं मान सकते, तो इसलिए ये क्या है, स्पॉन्टेनियसली लगातार डीके होता रहता है, और ये बन जाता है किसके अंदर, 1H1, मतलब प्रोटॉन। इस तरीके से आप बोलोगे, देखो इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम लाइट न्यूक्लियस सच दोज ऑफ हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये यहाँ से क्या निकाल रहा है, प्रोटॉन निकाल रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से बताया गया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, किसने बताया, जेम्स चैडविक ने बताया। भी सिंपल सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। समझ में आया, चल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, न्यूट्रॉन की, तो वो देख लेते हैं। न्यूट्रॉन जो है एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ ए प्रोटॉन। मतलब इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है भाई, प्रोटॉन से। तो mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, देख सकते हैं आप कितना लिखा हुआ, और ये AMU में था यहाँ पे, AMU, और यहाँ पे किलोग्राम में। किलोग्राम में देखो आप 10⁻⁻27 आ रहा है, क्योंकि किलोग्राम एक बहुत बड़ी यूनिट है एज कम्पेयर टू अगर हम देखें AMU में। ओके, चलो सिर्फ क्या चीज ध्यान में रखनी है बेटा, ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो न्यूट्रॉन है उसका जो मास है वो स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन
स्लाइटली मोर देन, थोड़ा सा किससे, मास ऑफ प्रोटॉन। ज्यादा फर्क नहीं होता, पॉइंट्स का फर्क होता है। ए फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, जैसे कि अभी हम देख के आए थे कि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही थी उनको फ्री न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। इट इज स्पॉन्टेनियसली डीके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो विद ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखो ये प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी, हीट आ गई, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं आप लोगों को ऑलरेडी। न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल हैव लो आयनाइजिंग पावर। केमिस्ट्री के वर्ड्स हम कभी कभी बोलते हैं, फिजिक्स वाले जो होते हैं पढ़ाने वाले, आयनाइजिंग पावर, ओके। इनके पास क्या होती है, लो आयनाइजिंग पावर होती है, ये तुमसे पूछ ली जाएगी बात। बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिपेल्ड और अट्रैक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, जब इनके पास कोई चार्ज ही नहीं होगा तो ये ना तो रिपेल्ड होंगे और ना ही अट्रैक्ट होंगे बाय द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। दे कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू हैवी न्यूक्लियर एंड इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब ये पेनिट्रेट का मतलब है, पेनिट्रेट का मतलब होता है ना, जैसे कि किसी चीज के अंदर मतलब कोई चीज चुभ जाती है कि कितना अंदर तक वो चीज जा रही है, ठीक है, वो वाली बात है। पेनिट्रेट थ्रू हैवी न्यूक्लियर एंड इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उससे क्या हो जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस होती है। दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट हैवी होता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे रेडिएशन निकल रही होती है, अल्फा बीटा एंड गामा बेटा जी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, न्यूट्रॉन जो पढ़ा है और डिस्कवरी पढ़ी, इससे पहले जो बेसिक पढ़ा, वो सारे का सारा आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। PYQ में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। तो देखो भाई, साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात कर लें, जब हमने कल एटम किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल जब आ रहे थे तो न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पहले से ही वो बैक हो जाते थे। वही तरीका देखो, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएंगे और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए और ऐसे वापिस हो गए, तो जैसे ये वापिस हुए तो यहीं से हमें साइज का पता लग गया कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना बड़ा हो सकता है। कॉमन सी बात है कि अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से वापस हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ इसके सेंटर तक ये एक आर हम बोल सकते हैं, और अगर ये आर मिल जाए तो हमें न्यूक्लियस का साइज भी मिल जाएगा। कॉमन सी बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बात बता रहा है, एन अल्फा पार्टिकल विच सफर हेड ऑन कोलिजन, यही हेड ऑन कोलिजन होता है, सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री हेल्प अस, ये सब चीज़ें यार बता दी है मैंने। As the alpha particle comes to rest at most on surface of nucleus, so at a distance of closest approach r, its kinetic energy convert, अरे ये तो बात की बात है। देखो भाई, अल्फा पार्टिकल आएगा एक डिस्टेंस पे जाके, क्लोज डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वहां पे जाके ये वापिस आ जाता है। अब वापिस आने का मतलब पहले मूविंग था, काइनेटिक एनर्जी थी, तो रुकता है, रुकने के बाद वापिस होता है ना, तो मतलब इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है, हमें नहीं पता इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसलिए हम इसको ZE लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ZE लिखा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2E होता है तो इसलिए 2E लिखा। कितने डिस्टेंस पहले, तो R बोल दिया हमने, तो इसलिए ये R आ गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे R को। तो ये हमें आइडिया दे रहा है, किसका, साइज का। ओके चलो अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा बनेगा 1 नंबर का, और वो क्या होगा, दिस गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14। मतलब अगर तुमसे कोई रेडियस का ऑर्डर पूछने लग जाए तो तुमने ये बात बोलनी है। ओके समझ में आया या नहीं समझ में आया भाई, बताइए फटाफट से। ओके चलो, तो ये बात हुई साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए पहले पॉइंट की। दूसरे पॉइंट को अगर देखें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब एक तरह से मास नंबर की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, ठीक है। सुनना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम लिख लिया न्यूक्लियस का वॉल्यूम लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है वो डिस्टेंस हमने मान लिया, रेडियस मान लिया, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से इतने पोर्शन को ये वाले को 4/3 पाई इसको यहाँ पे भेज दूँ नीचे, या दोनों साइड पहले क्यूब का बंटवारा कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। तो क्यूब क्या होगा, यहाँ से क्यूब हट जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड कर दी ना, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लगाई भाई, सुनना ध्यान से। अब हमने ये बोला ना कि जो आर है मतलब वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब आर जो है वो प्रोपोर्शनल है A1/3 के, तो सिंपल है, प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। अब इक्वल लगाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं आर नोट की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार पेपर में अगर नहीं भी दी तो आप मतलब ये नहीं सोचोगे कि नहीं दी हुई तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे से तो अब होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस यूनिट रेडियस, क्लियर है। अब ये बात हमने समझ में देख ली है, मतलब समझ ली है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और ये रिलेशन बनता है। लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, क्वेश्चन आएगा एक तो इस टॉपिक के ऊपर और दूसरा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये दूसरा टॉपिक कौन सा है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है। अब डेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई, मास बाय वॉल्यूम से निकालेंगे। चलो, तो हमने डेंसिटी लिखा, मास कैसे लिखेंगे, मास A इंटू 1 AMU, मतलब यूनिट लिख दी साथ में। नीचे लिख दिया हमने क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, देखो भाई, अगर आर क्यूब की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो कितनी बनेगी, R03 बनेगी या नहीं बनेगी, करके देख लो ना। अगर मैं R = R0 A1/3 लिख रहा हूँ और R3 अगर लिखना चाहूँ तो इट इज़ R03 A, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो A था वो ऊपर वाले इस A से कैंसिल हो रहा है, तो वो भाग गया A, तो वो भाग गया A, ओके। और ये AMU इज दिस 1.6 × 10⁻⁻27। मैं आप लोगों को ये वन शॉट और डिटेल में जाके करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप देखो कि जो डेंसिटी है वो क्या हो गई है बेटा, डेंसिटी जो हो गई है वो इंडिपेंडेंट हो गई है किसके, इंडिपेंडेंट हो गई है किसके, मास नंबर के, ठीक है। एटॉमिक नंबर के नहीं, मास नंबर के, क्योंकि यहाँ पे A मिला ही नहीं, कट चुका है A, ओके। चलो, तो यहाँ पे ये नोट बना के बताया हो तुम्हें, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ठीक है, सेम ही रहेगी, इंडिपेंडेंट होती है। मैटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस में वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बीच में इतना नहीं होता है, या फिर ये बोलो कोई भी जो मैटर है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक है, वो सेंटर पे ज़्यादा डेंसिटी होती है उसकी, विच रिड्यूस टूवर्ड इट्स एज, सो न्यूक्लियस डज नॉट हैव शार्प बाउंड्रीज, मतलब सेंटर पे बिल्कुल ज़्यादा है और बाहर एजिस पे जाते जाते डेंसिटी कम है, ओके। चलो, द हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सजेस्ट दैट न्यूक्लियस इज हाईली कॉम्पैक्ट, बिल्कुल भरा हुआ, मतलब छोटा सा और भरा हुआ होता है, ऐसे हाईली कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। मतलब सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेंटर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर की, ओके। चलो, आई होप इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलो, अच्छा, PYQ किस तरीके का आता है, PYQ ऐसे आता है आप लोगों के पास, आपको क्या दिया होगा, न्यूक्लियर रेडियस दिया होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम का इन्होंने दिया कितना है 3.6 फर्मी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है। फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द कॉपर। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला पता ही है, सिंपल, R = R0 A1/3, बस ये पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो R आप लोगों को 1 का तो दिया हुआ है और A भी दिया हुआ आपको 27 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को कॉपर दिया हुआ है, कॉपर के लिए आपको A भी पता है, ठीक है, वो A आ जाएगा, उसका रेडियस निकालना है, निकाल लेंगे। तो यही तो किया हमने यहाँ पे, देखो कैसे, एल्यूमिनियम लिखा, नीचे कॉपर लिखा,
दोनों के ए और ए को डिवाइड कर लो भाई, वही तो बचेगा। ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 64 दे रखा है, यहाँ पे 27 दे रखा है। दोनों को डिवाइड किया तो कितना बन रहा है मेरे पास, ये बन गया 4.8 फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, डिवाइड करना है। चलो अब बोल रहा है शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस मास नंबर। अरे भैया अभी करके तो आए हैं, अभी करके तो आए हैं, यहाँ पे करके तो आए हैं कि कैसे होती है इंडिपेंडेंट। तो इसलिए जो थ्योरी में करवा रहा हूँ सेम उसी पे क्वेश्चन बनेंगे, सो डोंट वरी बेटा। ठीक है, दिल्ली 2019 में ये क्वेश्चन आया था, आंसर जो नोट्स में ही है, मैंने बताई दिया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों के पास न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ध्यान से सुनना। द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस और एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब हमने न्यूक्लियस की बात करी, न्यूक्लियस में बोला कि वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, हमने बोला कि वहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में एक, देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। प्रोटॉन फिर एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन एक दूसरे को फिर भी रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स है, क्या, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस और एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी पेपर में पूछ ली जाती है। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब बहुत छोटी रेंज के लिए होती है बट स्ट्रॉन्ग होती हैं, तभी तो ये प्रोटॉन को अलग नहीं होने देती, बांधे रखती हैं। इट इज़ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पता ही लग गया होगा। ठीक है, कैसी होती है, नॉन सेंट्रल होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक पाथ पे डिपेंड करती है, एक पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पढ़ा है ना ये चीज़ें क्लास 11th के अंदर। सो चलो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इट इज़ 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 गुना होती है ये। एंड 10⁻38 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। अगर मैं बोलूँ कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका 100 गुना, वो कौन बनेगा, न्यूक्लियर फोर्स बन जाएगा। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो वो क्या बनेगा, अगर 10 के ऊपर मैं रखूं पावर 38, मतलब भाई कितनी जीरो लग रही है, 38 जीरो और लगेगी 10 के बाद, और साथ में मल्टीप्लाई होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो क्या आ जाएगी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स बता रहा है ये। वाह भाई वाह। ठीक है, तो देखो, द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियंस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मेसन पार्टिकल। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो, मेसन पार्टिकल जो है वो एक तरह से एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स बन रही होती है बार बार। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में बनती रहती है। क्लियर है या नहीं है भाई, यस और नो। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम इससे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे होते हो, बट हम फिजिक्स में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें हमारे काम का है। ओके, चलो, ये कुछ फीचर्स हैं और इन पे क्वेश्चन बन जाता है। अभी तो चलो सिलेबस में भी शायद से ये मुश्किल है, मतलब है नहीं है, PYQ है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है इधर, और इधर R है। तो ये एक ग्राफ है, इसको जरूर देख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस, ये हम बात कर चुके हैं अभी ऑलरेडी। द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस हैपन्स only because the nuclear force is much stronger than the Coulomb force. The gravitational force is much weaker than even Coulomb force. वही चीज़ है, बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों के पास एक तो ये बता दिया हमने कि जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, वो किससे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा है। ठीक है, GF लिख दिया, अब यहाँ पे बच्चे कुछ और ही समझ जाएंगे ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये भी बता दिया आप लोगों को कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मच वीकर है किससे, कूलम फोर्स से, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स, फिर उससे कम कौन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर सबसे कम कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस फॉल्स रैपिडली टू जीरो। देखो एकदम से ये क्या है,
न्यूक्लियर फोर्स रेपिडली जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फेम्टोमीटर, दिस लीड टू ए सैचुरेशन ऑफ फोर्सेज इन ए मीडियम और लार्ज साइज न्यूक्लियस विच इज द रीजन फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, अब बाइंडिंग एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उसके बिना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा है। अभी देख लेते हैं कि आगे नहीं है ही नहीं है भाई, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा अभी के लिए सोचना, मतलब सोचना क्या है, थोड़ा सा बस ये रखना पड़ेगा कि हाँ इसको पढ़ लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। ए रफ प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज शोन इन फिगर। ये दिखा रखा है, रफ प्लॉट दिखा रखा है, तो इस रफ प्लॉट को एक बार याद कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को बेशक से भूल जाना, लेकिन इस ग्राफ को रट जाना, क्योंकि ये ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आता है, ग्राफ ही आ जाता है आप लोगों के पास, ठीक है। चलो अब देखिएगा आगे। नेक्स्ट क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो उनके बीच की जो फोर्स होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। क्या होती है? एग्जैक्टली सेम होती है। अनलाइक कूलम लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जैसे कूलम्स लॉ की एक सिंपल फॉर्म है और आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल की एक फॉर्म है, मतलब फॉर्मूला है, ऐसा न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ठीक है। बस ये चीज़ें याद रखनी है कि एक टाइम के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बिल्कुल नीचे जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो बढ़ जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस आगे की तरफ जा रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को ड्रॉ करना है एक प्लॉट। मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन इस पे बन जाता है। ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ द देयर सेपरेशन। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा सेपरेशन, तो उनका प्लॉट बनाना था। राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन विच यू कैन ड्रॉ रिगार्डिंग। तो इनमें से कोई दो बातें लिख देना, क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, पूरा हो जाएगा, ठीक है। मास एनर्जी रिलेशन क्या कहते हैं? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से। आइंस्टाइन शोड दैट द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन जी ने बताया कि जो मास है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, से काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब एक तरह से ये बोल सकते हो आप कि मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, और एनर्जी से मास, इस तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, इसके लिए एक इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम इज द मास एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल मिलेगा, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल मिलेगा। तो सोल्ड एग्जांपल है कि आपको कैलकुलेट करना एनर्जी 1 ग्राम के लिए, तो वही है मास हो गया 1 ग्राम, साथ में सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ उसको पुट करना और आंसर आ जाएगा। बताओ भाई क्या कुछ नया था इसमें? इतने आसान क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं तुम्हें। बाइंडिंग एनर्जी को हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, किसको यूज कर रहे होंगे? बाइंडिंग एनर्जी को यूज कर रहे होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? हाँ जी, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा, वो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन और क्या है? प्रोटॉन है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोटोनों में न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो वो बंधे होते हैं। मतलब ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग करके ले जाना, उसके लिए जितनी एनर्जी लग रही है, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी। बट वो कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो अभी उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर पीवाईक्यू में ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर उस पर मैं क्वेश्चन करवा ही दूंगा तुम्हें। सो डोंट वरी, बी हैप्पी और प्रिपरेशन करते रहो मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, मास डिफेक्ट करते हैं। मास डिफेक्ट होता क्या है? मैं देखो आप लोगों को ना एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। द एक्सपेक्टेड मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स, ठीक है भाई। अगर किसी देखो, अगर आप मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हो तो आप क्या करोगे? सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स कर दोगे। यस, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कर दोगे विद इन इट, जितने उसके अंदर होगे। बट इट इज फाउंड दैट द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। मतलब भाई कुछ पढ़ा नहीं है क्या यहाँ पे? एक मिनट रुको, हम कुछ चीज़ देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखी है ऐसी बॉल टाइप, मान लो एक जार टाइप है, कुछ बाउल टाइप है, उस बाउल के अंदर मैं 10 बॉल डाल रहा हूँ। 10 में से 5 क्या है? प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो उनका मास आपने नोट कर लिया,
ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अलग अलग उनको निकाल लिया, अलग अलग निकाल लिया उनको। 5 प्रोटॉन को जोड़ा, उनका मास, और 5 न्यूट्रॉन का मास जोड़ा, और फिर मैंने जोड़ के देखा वो मास ज़्यादा आ रहा है। अरे यही तो मास डिफेक्ट हुआ, यही तो मास में कमी आ रही है। ठीक है, समझे? अब समझे? तो इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कंसिस्टिंग ए न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द मास डिफेक्ट। समझो ध्यान से, एक बॉल है, बॉल नहीं मतलब बाउल है, और बाउल के अंदर छोटी छोटी बॉल मैंने रख दी है, वो 10 मैंने रख दिया, 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन, उन सबका मास देखा तो आपने नोट कर लिया, कुछ भी मान लो 42 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर जब आपने उनको अलग अलग कर लिया, निकाल लिया वहां से क्या कर लिया, निकाल लिया, निकालने से क्या हुआ कि जब उनका अकेले अकेले सबका मास जोड़ के देखा तो वो ज़्यादा बन रहा था। भाई ज़्यादा मास और वो एक कम मास, तो उनके बीच का डिफरेंस इज क्या, उनके बीच का डिफरेंस इज मास डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले प्रोटॉन को जोड़ लिया, मतलब प्रोटॉन कितने उनका मास लिखा, ठीक है, प्लस उसके अंदर फिर मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन लिए, सारे जितने हैं वो उनको जोड़ लिया। ठीक है, और फिर दोनों को मिक्स कर दिया, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो यहाँ पे लिख दिया, मास ऑफ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस है उसका मास लिख दिया। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो मास डिफेक्ट बनेगा। समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, चलो अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी बात थी भाई, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बेटा देखो, अब जब वो एक जगह जा रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब एक जगह जा रहे हैं, तो उनके मास जो है बेटा, उनके मास जो हैं एक दूसरे में सेट बैठ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, और खींचने के लिए क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है, पास रखने के लिए एनर्जी लग रही है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, उनके मास से ही तो आएगी। यही तो मास एनर्जी रिलेशन बता रही है कि अगर एनर्जी चाहिए तो मास का यूज कर लो। समझ रहे हो ना चीज? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अभी अब आएगा बेटा हमारे पास न्यूक्लियर फिजन और एक आएगा फ्यूजन, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी वेरी, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हो लगा लेना, वेरी वेरी ही है ये। ठीक है, सुनो अब ध्यान से, होता क्या है फिजन और फ्यूजन में, क्या फ़र्क है। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग होना, मतलब टूटना। ठीक है, हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, दो न्यूक्लियाई या उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और वो कैसे होते हैं, वो स्टेबल बन जाते हैं, मतलब स्मॉलर बन जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी एक हैवी होगा, अनस्टेबल होगा, वो टूटेगा, और टूटेगा तो वो फ्यूजन बन रहा है, सॉरी फिजन बन रहा है, फ्यूजन में तो जुड़ता है, हाँ, तो फिजन बन रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉलर मास विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी, मतलब साथ में एनर्जी भी निकलेगी, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे हम यूरेनियम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, यूरेनियम लिया 92235, इसके साथ न्यूट्रॉन मिक्स किया। ठीक है, तो यहाँ पे N2 लिखा, 236 बन गए, क्योंकि ये 235 और ये 1 हो गया तो ये 236 हो गया। ओके, चलो अब ये देखो, ये जो हो गया ये हैवी हो गया, यहाँ पे ये क्या है, हैवी है ये, क्योंकि हमने बोला था ना कि न्यूट्रॉन जो वो अनस्टेबल होता है, न्यूट्रॉन जो वो अनस्टेबल होता है, तो ये अब हैवी है तो क्या बनेगा, अब ये जब हैवी है तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, यूरेनियम की बात कर रहा हूँ, बेरियम बोलते हैं ना इसको, हाँ, और क्रिप्टॉन, और साथ में आ जाएगा भाई न्यूट्रॉन, क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, न्यूट्रॉन के अंदर, तो आप इसको काउंट करके भी देख लीजिएगा, 144 8 9, और साथ में ये 1 है, 1 नहीं है, ये 3 है, क्योंकि ये 3 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल जो सम बनेगा वो 236 बनेगा, और 56 36 और 3 नहीं 0, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा ना, तो ये कितना बनेगा, 92 बनेगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसके केस में, न्यूक्लियर फिजन के केस में, कि जब ये हैवी न्यूक्लियस टूट रहा होगा, क्योंकि क्या होता है जब भी हैवी न्यूक्लियस टूटता है तो रेडिएशन निकलती है, तो कौन सी रेडिएशन निकलेगी बेटा, बीटा पार्टिकल निकलेगा, और एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, निकलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी रिएक्शन आनी चाहिए। चले आगे, चलो नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन नाम से पता लग रहा है, घर में जब लाइट चली जाती है तो फ्यूज को जोड़ते हैं, फ्यूज लगा दो भाई, तो लगाना, फ्यूज लगाना मतलब जोड़ रहे हो आप किसी चीज़ को। ठीक है, तो वही है यहाँ पे हम फ्यूजन में क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं चीज़ों को। व्हेन 2 और मोर देन 2
light nuclei fuse together to form a heavy nucleus with liberation of energy. The process is called nuclear fusion. इसमें क्या होता है कि मतलब जुड़ते हैं चीज़ें क्या मतलब एक तरह से जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्स हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है। और कुछ खास बात नहीं हो रही है, मतलब खास बात का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें तो हमें पता होगा कि यूरेनियम जब इस तरीके से टूटेगा तो ये बनेगा। इसमें आपको न्यूक्लियर फ्यूजन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें अल्फा पार्टिकल जब बन जाएगा ना तो इसका मतलब आपका प्रोसेस पूरा हो गया। जब आपका अल्फा पार्टिकल बन जाएगा तो आप समझ जाना है कि आपका प्रोसेस पूरा हो गया है, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही है बताओ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, when two or more than two light nuclei fuse together to form heavy nucleus with liberation of energy, the process is called nuclear fusion, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो प्रोटॉन लिए, दोनों को जोड़ा तो ड्यूट्रॉन बन गया, ठीक है। क्या बन गया भाई, ड्यूट्रॉन बन गया। अब ड्यूट्रॉन बना तो उसमें साथ में एनर्जी भी निकल रही है, साथ में क्या निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है, ठीक है। चलो फिर हमने क्या किया कि ये जो ड्यूट्रॉन यहाँ पे बन रहे थे तो दो ड्यूट्रॉन लिए तो उनसे क्या बन गया आप लोगों के पास यहाँ पे ट्राइटोन बन गया। क्या बन गया, ट्राइटोन बन गया। इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। एक मिनट रुको, हमने हाँ यहाँ पे ट्राइटोन बन गया, ये रहा भाई, नहीं ये वाला नहीं है, हमने गलत लिखा है शायद यहाँ पे, ये वाला है ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके। अब इसके बाद देखो जैसे ही हमने ये वाली इक्वेशन बनाई, ये वाली देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें ट्राइटोन मिला, जैसे हमें ट्राइटोन मिल गया, चलो ठीक है। अब इसके हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये गलती करी है कि जो ट्राइटोन बन रहा है इसको यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाएगा। एक मिनट, HE नहीं बनेगा यहाँ पे H रहेगा, हाँ ये ट्राइटोन बनेगा ना। अब देखो ये भी ट्राइटोन बनेगा, वेट करिए ऐसे, ठीक है। अब देखो तो ये कितना है भाई, 3 और 2 5 और ये 2 और 1 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, हीलियम बन जाए मतलब जब अल्फा बन जाए तो यहाँ पे आएगा एक हीलियम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ऐसे बनेगा। ये देखिए हीलियम 2 4, बाकी जो बचता वो निकाल दिया हमने। अब कितना है, 3 और 2 5 होना चाहिए, तो ऊपर 1, 3 और 2 3 1 हो गया। नहीं यहाँ पे अभी भी, एक मिनट रुको, हम दोबारा से इस रिएक्शन को लिख लेते हैं भाई, लिखते हैं, क्योंकि ऐसे फिर ना तुम्हें थोड़ी सी मिस्टेक लग जाएगी और गलती हो जाएगी। हमने सबसे पहले क्या किया, अब ड्यूट्रॉन लिया जो कि 2 और 3 है, प्लस हमने क्या किया, एक ट्रिटियम मतलब ट्राइटोन को ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये कितना बन गया, ऊपर बनेगा कितना, 1 और 2 लेना चाहिए ना, हमने यहाँ पे 1 और 3, अरे ठीक है, ये 1 लेना है, ये 2 लेना है, ये वाला तो यही आ जाएगा ना डायरेक्ट, ऐसे करना, ठीक है। अब देखो ये ऊपर हो गया 3 और 2 5, बट मैंने बोला ना ये हीलियम 4 हो जाएगा, नीचे हम 2 लिख देंगे। अब ये 1 और 1 तो 2 हो गया, नीचे का तो पूरा हो गया ना कोटा, तो इसका मतलब जो आगे आएगा तो वो 0, 3 और 2 5 है तो ऊपर बनेगा 1, बाकी जितनी एनर्जी है वो लिख देंगे 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है बेटा, आपको रिएक्शन याद कर लेनी है, रट जानी है, ठीक है। सो आई होप कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न अच्छे से समझ में आ गया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है भाई, इतना नहीं आने वाला, एक्सपेरिमेंट मत करो अब पेपर के टाइम पे, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को पूरा करो और बताओ कितना होगा। सेम है भाई, ये 10 ये 11, 10 और 1 11 हो गए ना, यहाँ पे 4 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 बचेगा। तो 7 किसका होगा, ए, ऊपर वाला तो ए होता है ना 7, ठीक है। नीचे कितना है 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो मतलब जेड कितना बचना चाहिए 3, तो वो किसके लिए होता है, लिथियम के लिए, तो लिथियम भर देंगे भाई। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देखो इसी तरीके से इसमें ये 42 और 1 43 हो गया, तो यहाँ पे 43, इसका मतलब 0 ही बनेगा ना। और ये 94 है, ये 2, तो ये कितना 95, तो 96 बनना चाहिए था, तो 1 मतलब न्यूट्रॉन आएगा। अरे भाई न्यूट्रॉन लिख दिया, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। चलो तो ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लेना, कुछ नोट मैंने बना के लिखे हुए हैं, ठीक है, कि
हाइड्रोजन बॉम्ब में किस तरीके का फ्यूजन हो रहा होता है या किस तरीके की एनर्जी यूज हो रही होती है, वो सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दे लेना बस, ठीक है। ज़्यादा लंबा इस वन शॉट को हम नहीं खींचते हैं। सो आई होप बेटा जी ये जो वन शॉट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अभी के लिए इस वन शॉट को अभी हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। और नया वन शॉट जो होगा अभी वो आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर का, इस वन शॉट के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है। इस वन शॉट को अभी थोड़ी देर में हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइव नहीं है आप लोगों के लिए, ओके। चलिए, सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।